हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की। जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ए पार्ट जो है, सेक्शन ए पार्ट के सेकंड पार्ट को से आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट जो था एमसीक्यू वो हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो यहाँ ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला है रेशियो हैज नो यूनिट। क्या रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है? ये करेक्ट है। ठीक है, कैसे है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी। ऐसे टू लेंथ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप लोगों को समझा रहे। टू लेंथ है, एक है 5 मीटर की, एक है 3 मीटर की, ठीक है, लेंथ गिवन है। तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें, बोथ का रेशियो ऑफ बोथ का, दोनों का अगर फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5m डिवाइड बाई 3m। तो देखो यूनिट क्या है? मीटर। मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो क्या निकल के आया? केवल 5/3। 5/3 निकला। कोई यूनिट है? नहीं है, नहीं है ना। तो इसके मतलब रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे लिखा है रेशियो हैज नो यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है? ये यहाँ पे ट्रू है। क्या है? ट्रू है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला। इसमें है कि 2 रेशियोज 3/4 एंड 5/6 आर इक्वल। क्या ये इक्वल है? ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इक्वल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल के लिए ये होता है प्रॉपर्टी, जैसे A/B रेशियो है, अगर वो इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C/D है। ठीक है, अगर ये क्या है? दोनों रेशियो इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होना चाहिए? इसका मल्टीप्लाई इसके संग हो जाएगा। AD = BC होना चाहिए। AD = BC। अगर ये कंडीशन प्रूव हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर एक कंडीशन प्रूव हो रही है, इसके मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, क्या है इसके मतलब? दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या है? A 3/4 = 5/6। अगर इक्वल है तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 6 = 5 × 4 है क्या? ये 3 × 6 18 = 20 है क्या? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसके मतलब जो 2 रेशियो 3/4 एंड 5/6 आर इक्वल, नो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। और क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले में है द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इन डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है? हाँ। क्यों है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ट्रू है तो इसलिए पहले लिख दिया। ठीक है, देखो क्या था वहाँ पे था कि ये पेट्रोल, अगर पेट्रोल, ठीक है, अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों होगी? कि जब पेट्रोल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। जब गाड़ी चलेगी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। जब ज़्यादा पेट्रोल होगा ज़्यादा गाड़ी चलेगी। जब ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। इसके मतलब अगर पेट्रोल इंक्रीज है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। और अगर पेट्रोल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? वो भी कम होगी। मीन्स डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ पे केवल डिक्रीज लिखा। ठीक है, ऐसे। तो इसके मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ रहा है कि अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रहा तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल डिक्रीज हो रहा तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो इसके मतलब क्या है? पेट्रोल जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? ट्रू है। अब हम लोग करेंगे इसका फोर्थ वाला। यहाँ पे है द प्राइस रिटन ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। यस, ये सही है।
जो किसी आर्टिकल पे जो प्राइस लिखी हुई होती है वो हमारी मार्क प्राइस कहलाती है। तो इसके मतलब फोर्थ भी ट्रू है। अब करेंगे फोर्थ वाला, ठीक है। द प्राइस रिटन ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। हाँ ये सही है, जो आर्टिकल पे जो प्राइस लिखी होती है वो मार्क प्राइस कहलाती है, ठीक है। और जिस कीमत पे, जिस कॉस्ट पे हम बाय करते हैं वो हमारी सीपी कहलाती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पे हम उसको सेलिंग करते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस कहलाती है, सेल करते हैं, ठीक है। जो लिखी रहती है उसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे ट्रू है। हमने यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ट्रू। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे कहा द CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स आर सेम। क्या दोनों सेम है? CI में मीन्स है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI मीन्स है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर 2 ईयर्स से आर सेम, नहीं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। जब दोनों के फार्मूले अलग हैं तो ये सेम नहीं होंगे। SI का फार्मूला अलग होता है और CI के लिए सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। इसके मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसके मतलब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 फॉल्स है। यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स के लिए सेम नहीं हो सकते, दोनों के फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 72% इज इक्विवेलेंट टू 18/25। ये सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम चेक कर पाएंगे कि ये दोनों सेम, कि ये 72% इज इक्विवेलेंट टू 18/25 के है कि नहीं, ठीक है। देखो 72% को हम लोग लिख सकते हैं 72 डिवाइड बाई 100। जो परसेंटेज होता है वो डिवाइड होता है 100, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही। इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 2 6 जा, ये हो जाएगा 250 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। तो क्या आ गया, 18/25। यही आना चाहिए था ना, यही कह रहा 72% इज इक्विवेलेंट टू 18/25। हाँ है, क्योंकि इसको जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या निकल गया 18/25। इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, यहाँ ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, द CI डिफर्स एवरी ईयर बट द SI रिमेन्स द सेम। हाँ ये सही है कि CI डिफर्स एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, एवरी ईयर। बट SI जो है रिमेन्स द सेम, SI हमेशा सेम बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर चेंज होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एवरी ईयर चेंज, ठीक है, चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट SI जो है सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, तो ये बना रहता है रिमेन द सेम, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में है द पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड अथवा कैलकुलेटेड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। ये सही है, ठीक है, ये सही लिखा हुआ, द पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड और कैलकुलेटेड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 8 क्या है, 8 भी यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 9th वाले को। 9th वाले में डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सही है या गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस नहीं होता, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होती है। इसको अब हम आप लोगों को बताएंगे फार्मूले से। सबसे पहले ये क्या है, फॉल्स है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे ये बताएंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये होता है फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। डिस्काउंट पूछा गया है
तो डिस्काउंट को इधर ले जाएंगे, सेलिंग प्राइस को इधर ले जाएंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ये होता है। ठीक है, ये नहीं लिखा, ये सेलिंग प्राइस ये क्या लिख दिया उन्होंने, कॉस्ट प्राइस, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता तो ये ट्रू हो जाता। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन की इंक्रीज द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए जर्नी इंक्रीज इन द सेम रेशियो। ये कह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन की, अगर स्पीड बढ़ा देते हैं, जो टाइम टेकन है टू कंप्लीट ए जर्नी को इंक्रीज इन द सेम रेशियो, उसी रेशियो से इंक्रीज होगा जिस स्पीड से ट्रेन इंक्रीज हो रही, उसी स्पीड से क्या टाइम इंक्रीज होगा, क्या रेशियो सेम होगा। ये सही है गलत, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, कैसे रॉन्ग है हम आप लोग बता रहे हैं। अभी हमने लिख दिया कि ये फॉल्स है। ठीक है, क्यों है, देखो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी कब इंक्रीज होगी, ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड में, स्पीड हमारी कब इंक्रीज होगी, जब टाइम हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड जो है, अगर यहाँ ध्यान से देखें, स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के है, किसके, डिस्टेंस के। लेकिन स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/टाइम के, 1/टाइम के। क्लियर हुआ, नहीं हुआ दोबारा बता दे रहे। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसीलिए 1/टाइम लिखा हुआ। जब टाइम इंक्रीज होगा, जब टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, टाइम डिक्रीज हुआ तो स्पीड इंक्रीज होगी। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, स्पीड डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इफ टाइम इंक्रीज हुआ तो देन स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और अगर टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सेम रेशियो, क्या होना चाहिए, सेम रेशियो। ठीक है, अगर हमारी टाइम इंक्रीज तो स्पीड इंक्रीज, नहीं ये नहीं हो सकता है। देखो टाइम इंक्रीज देन स्पीड डिक्रीज, टाइम डिक्रीज देन स्पीड इंक्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी, तो इस प्रकार से ट्रू फॉल्स जो थे सेक्शन ए के यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सबसे पहला वाला गेन और लॉस परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन, किस पे कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेटेड की जाती है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज जो हम लोग निकालते हैं, वो निकालते हैं जो प्रॉफिट हो रहा है वो, ठीक है, डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100, एक फार्मूला हो गया। अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते, जो लॉस हुआ है वो, ठीक है, डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100। तो देखो दोनों में क्या है, किससे हमको लॉस एंड प्रॉफिट किससे हमको मिल रहे हैं, परसेंटेज किससे फाइंड आउट हो रहे हैं, CP से। तो सब इसका पहले वाले का जो हो जाएगा फिल करेंगे, वो हम लोग फिल करेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो CP यहाँ भी पहले का तो हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में डिस्काउंट इज अलाउड ऑन प्राइस किस पे होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आर्टिकल पे एक प्राइस पड़ी होती है मार्क प्राइस। ठीक है, उस पर ही डिस्काउंट अलाउड होता है। ठीक है, और जिस प्राइस में हम खरीदते हैं वो हमारा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट इज अलाउड ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट अलाउ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, इसी पे ही डिस्काउंट अलाउ होता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये मार्क प्राइस। ठीक है,
ये हो गया सेकंड वाला। अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे। ये यहाँ करें नेट प्राइस इज बिटवीन एमपी एंड डिस्काउंट। एमपी मतलब मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के बीच में, ठीक है। एमपी एंड डिस्काउंट के बीच में नेट प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होती है, वो क्या कहलाती है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बिटवीन एमपी एंड डिस्काउंट के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होना चाहिए। वही हमारी नेट प्राइस या कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। क्योंकि जब हमको डिस्काउंट मिलेगा तो हम जो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी नेट प्राइस, ठीक है। नेट प्राइस इज डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो थर्ड वाले में आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस है, किसी भी आर्टिकल पे मार्क प्राइस दी गई है, ठीक है, और डिस्काउंट भी दिया गया है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में से डिफरेंस माइनस कर देंगे, डिस्काउंट वाला माइनस कर देंगे, मीन्स डिफरेंस कर देंगे, वो हमारी हो जाएगी नेट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो थर्ड वाले में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। अब फोर्थ वाला चेक करेंगे। फोर्थ वाला है अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो यहाँ पे फार्मूला लिखना है अमाउंट का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख देंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है। ये एनुअली के लिए है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, एनुअली, तब ये फार्मूला है। तो हमको यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक्स में एनुअली पूछा गया, तो इसीलिए हमने वाला फार्मूला लिखा हुआ। यहाँ पे P क्या है लिख दे रहे, प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम क्या है, वो है एन, ठीक है। ये एन जो है वो टाइम को करता है। तो ये हो गया जो ये फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमने समझा दिया कि PRN का मतलब क्या है यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ वाला है इफ़ एक्स एंड वाई वेरीज इन्वर्सली, एक्स एंड वाई वेरी करते इन्वर्सली, ठीक है। देन एक्स वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे। कैसे कांस्टेंट आएगा ये हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। एक्स एंड वाई वेरी करते हैं इन्वर्सली, इन्वर्सली मीन्स 1/y, ये ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इसको जो इन्वर्सली है इसको लिख सकते हैं इक्वल में, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। कांस्टेंट लगा लिया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, और क्या है हमारा, कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ क्या फिल करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू के और कांस्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ जो फिल करेंगे वो करेंगे कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया उसके लिए जो फिल करेंगे यहाँ पे। ये हो गया बी वाला पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सिक्स पार्ट। यहाँ पे है द रेशियो एक्स अपॉन वाई का इज ऑलवेज। रेशियो क्या रहता है, इज ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। रेशियो एक्स अपॉन वाई क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला देखो, द टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क इज, यहाँ पे भरना है इन्वर्सली की डायरेक्ट, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन इट। वो कह रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन लगे हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन कर रहे हैं, तो टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क, तो टाइम कितना लगेगा, जब किसी भी काम को ज़्यादा लोग करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, तो वो काम जल्दी हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। और जब किसी काम को कम लोग करेंगे तो वहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन, नंबर ऑफ पर्सन इस पे काम कर रहे हैं, तो इसके मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखना है ना,
इनवर्सली क्या होगा, इनवर्सली होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 वाला। अब हम लोग देखेंगे वहाँ 8th वाला। अब यहाँ पे देखो पूछा गया इफ़ स्पीड इंक्रीज देन टाइम। अभी हमने जो ट्रू फॉल्स में जब किया था 10th वाला, ठीक है, वैसे ही है सेम। इफ़ स्पीड इंक्रीज देन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टाइम डिक्रीज तो स्पीड इंक्रीज। तो यहाँ पे टाइम क्या होना, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फिल करेंगे डिक्रीज को। यहाँ पे ये 7th है और ये 8th है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज, टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। स्पीड इंक्रीज मीन्स टाइम डिक्रीज। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला हुआ। तो ये 8th वाले में हम लोग वहाँ फिल करेंगे डिक्रीज। हम लोग करेंगे 9th वाला। अब 9th में है इफ़ द नंबर ऑफ बिस्कुट्स इंक्रीज 3 टाइम्स, नंबर ऑफ बिस्कुट 3 टाइम्स बढ़ गए, देन देयर वैल्यू इंक्रीज, कितनी बढ़ेगी, जितने टाइम बिस्कुट इंक्रीज करेंगे उतने ही टाइम्स उसकी क्या बढ़ेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 3 टाइम्स वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि 3 टाइम्स जो इंक्रीज हो गए बिस्कुट 3 टाइम्स इंक्रीज हुई, इसके मतलब उसकी वैल्यू भी 3 टाइम्स इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, 9th वाले में 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 10th वाला, वो भी देख ले रहे हैं। अब है 10 डिस्टेंस कवर्ड एज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। डिस्टेंस जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल कैसा है, इन्वर्सली है कि डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट होता है, डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ठीक है। सेम वैसे ही जैसा 8th वाला है, ठीक है। फार्मूला हम लोग सेम ही यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा, क्या होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली, ठीक है। कैसे होगा, देखो ये फार्मूला लिखा था हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक भी पूरा कंप्लीट हो गया है सेक्शन ए का, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम वहाँ पे उसको बता देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।